क्वेश्चन पूरा डिफरेंट हो गया, चेंजेस वगैरह हुए। हाँ एक मिनट, वो चेंज कर लेते हैं मैं आपके अकॉर्डिंगली। तो क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं एवरीवन। फर्स्ट डाउट है आज, तो मुझे बताओ क्या चेंज है। आई थिंक ब्रॉट डाउन 72 है हम्म और कैरी डाउन 93। हम्म। और सर ये ना पिछले क्लास में हो रखा है, एक बार मैं तो लेक्चर देखने था, मैं उसके बाद हाँ वो सेम है। हम्म। इसमें बस क्या है ना, एक वो वो प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे 42 आएगा, ऐसे मुझे याद आ रहा है कुछ। हाँ जी, एक बार तो वो लेक्चर देखने में उसके बाद ठीक है जी, नेक्स्ट डाउट। 28 और 29 आपने। ठीक है जी, 28 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं everyone। 28 क्वेश्चन, ओके। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड, ये है ना 28। आफ्टर डाउट्स बेटा आज की क्लास स्टार्ट हो रही है यहाँ से, क्वेश्चन 28 से। ओल्ड बुक्स में 18 था, न्यू बुक्स में 28। तो चेक करो क्या क्या गिवन है। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज पहले चेक कर लो, फिर हम स्किप कर देते हैं। उसका स्केड्यूल बन जाएगा, और स्केड्यूल में क्या क्या आएगा चेक आपके सामने है। कोई कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट नहीं चाहिए। जैसे डेटर्स, स्टॉक, कैश, तीनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। तो तीनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इनमें कोई अमाउंट चेंज हो तो बता देना। हाँ सारी अमाउंट चेंज है। चेंज है, हाँ बताओ डेटर्स। स्टॉक का 60 या 65 है। 60 एंड 65 सेम है। अच्छा नहीं ठीक है ठीक। तो चेक कर लो बेटा, ये अमाउंट्स हैं। डेटर्स 30 70, स्टॉक 60 65, कैश 30 45, तीनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल विल इंक्रीज। ठीक हो गया ये। उसके बाद फिर क्रेडिटर्स इंक्रीज 86 95, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को अब इन्होंने करंट लायबिलिटी अज्यूम कर लिया। अब इस पे डिस्कशन तो नहीं है ना कि नॉन करंट भी मान सकते हैं, मान सकते हो, तो आपकी चॉइस है। नीचे क्वेश्चन में एक नोट दे रखा है कि हैज नॉट बीन ट्रीटेड एज करंट। हाँ वो तो इन्होंने बताया कि हमने क्या अज्यूम किया, यस। तो इन्होंने अपनी ऑप्शन बताई कि हमने ये ऑप्शन लिए। आपके पास ऑप्शन ऑलवेज रहेगी जब तक ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं हुआ। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ओपन है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो हमने करंट लायबिलिटी अज्यूम कर लिया, और इसके इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ गया। तो स्केड्यूल को देखने का मीनिंग बस ये होता है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या प्रपोज डिविडेंड को क्या किया इन्होंने। तो आपका आंसर आ गया 41,000 यहाँ से। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज 41,000 बिकॉज इंक्रीज का अमाउंट 60,000 है और डिक्रीज का अमाउंट 19,000 है। 60 माइनस 19 41,000। क्लियर, चलें आगे। अब इसके जो और पॉइंट्स है जो मेन होते हैं ना वो देखते हैं। ये तो चलो ऑलवेज सेम रहते हैं। नेक्स्ट, अ प्लांट परचेज्ड 4,000 डेप्रिसिएशन, ये जो दिया होता है ब्रैकेट में, ये ऑलवेज क्या होता है, एक्यूमुलेटेड, आज तक का, इवन डेट ऑफ सेल तक का होता है ये। वॉज सोल्ड फॉर 800 ऑन 30 सितंबर। तो पहले तो वही दो अकाउंट बनेंगे जो हमें ऑलरेडी आते हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यू विल डू एज ए होमवर्क, हम इसको बस देख लेते हैं इसमें क्या पॉइंट्स न्यू आएंगे। अभी दो अकाउंट आपके लिए, ठीक है, यूज टू है। ओपनिंग बैलेंस 1,04,000। ऑनलाइन एक ही स्टूडेंट है अलीशा, आपको दिख रहा है बेटा स्क्रीन एंड साउंड आ रही है सबका प्रॉपर? यस सर। ओके। क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख हमें गिवन है, 1,04,000 एंड 1 लाख। उसके बाद फिर अब ये तीन पार्ट्स करने हमें, विदाई की तीन बातें वही सेम। बाय कैश 800, और उसके ऊपर प्रोविजन लगी है 2,000 की, जो अपने अकाउंट में भी जाएगी, ये को अपने अकाउंट में चलेगी, टू प्लांट अकाउंट। और प्रोविजन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस 50 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन टू यू टू बैलेंस कैरी डाउन इज 56। सिंपल है, देखो अब प्रॉफिट लॉस आपके सामने आ गया, बिकॉज वो प्लांट हमने परचेज किया था 4,000 का, 4,000 में से 800 का सेल हो गया,
2000 का उसके ऊपर आज तक का डेप्रिसिएशन लग गया, बाकी रह गया 1200, ये आपके पास आ गया लॉस, सिंपल। और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपके बैलेंस शीट में आ गया। तो ये अकाउंट तो ऐसे ही रहेंगे। डे वन से आपको बताया था कि जब आपको समझ आ जाएंगे तो आपके लिए भी बोरिंग है, सेम ऐसे ही करना है। अब प्लांट अकाउंट में परचेज कोई नहीं आई, क्योंकि 1,04,000 में से 4,000 की आइटम सेल कर दी, वो हमें वैसे ही समझ आता है। 1,04,000 में से 4,000 की आइटम गई, बाकी 1 लाख रह गई, वो क्लोजिंग बैलेंस है। फर्नीचर तो अलग आएगा ना, ये तो प्लांट अकाउंट है। अब ऐसे ही फर्नीचर अकाउंट बनेगा। पहले क्लियर हो गया, चले आगे हो जाएगा होमवर्क में ना। अब आगे चलते हैं फर्नीचर अकाउंट। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि दो एसेट्स हैं अलग अलग, प्लांट एंड फर्नीचर, दोनों का प्रोविजन अलग अलग दिया है। तो दो दो अकाउंट बनेंगे, 4 अकाउंट बनेंगे मतलब। अब सेम आप फर्नीचर में देखोगे, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 7,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 9,000। तो इसका मीनिंग क्या है, 7 और 9 का डिफरेंस है। एडजस्टमेंट तो कुछ है नहीं इसकी फर्नीचर की, सिर्फ ये बताया कि फर्नीचर वॉज परचेज फॉर 2,000, वो वैसे दिख रहा है हमें। 7 और 9 का डिफरेंस क्या है, 2,000। तो इट मीन ये अकाउंट नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, बिकॉज डिफरेंस इज 2,000। तो ओके हो गया। अब इसका प्रोविजन काउंट है, ओपनिंग बैलेंस 5,000, क्लोजिंग बैलेंस 6,000, डिफरेंस इज 1,000, वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। तो ये अकाउंट भी नहीं बनाएंगे चलेगा, क्योंकि इनके ऊपर एडजस्टमेंट तो ही नहीं। एडजस्टमेंट तब इंपॉर्टेंट है जब सेल करना हो। इट मीन फर्नीचर 2,000 से इंक्रीज हो रहा है और प्रोविजन 1,000 से इंक्रीज हो रही है, तो ये 1,000 रुपीज पीएल में चले जाएंगे एज ए डेप्रिसिएशन, और ये 2,000 का आउटफ्लो हो जाएगा एप्लीकेशन साइड। वेरी सिंपल। उसके बाद फिर जनरल रिजर्व का अकाउंट बनाने की भी नीड नहीं होती कभी भी, क्योंकि जनरल रिजर्व 50 से 60 हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो 10,000 रुपीज उसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। अब क्वेश्चन में देखो कुछ रह गया, देखते हैं आप क्या इस पे आंसर देते हो। इस क्वेश्चन में कुछ रह गया बेटा, चेक करो, जो मैंने अभी तक आपको नहीं समझाया, चेक करो। एक तो सर डिविडेंड पे हुआ 22.5%, हम्म वो मतलब पे होगा, मतलब पिछले साल का ही होगा हाँ, पे होगा। तो एक तो वो पॉइंट है, तो उसको ले लेते हैं पहले, कि एक तो उन्होंने डिविडेंड को पे किया है 22.5% ऑन द ओरिजिनल शेयर्स। तो 1 लाख पे 22.5%, 22.5। हाँ, तो ये आ गया पॉइंट एक। तो ये वही डिविडेंड पेड है, इंटरिम डिविडेंड है, ठीक है जी। डिविडेंड पेड कितना, 1 लाख रुपीज के शेयर्स हैं, उस पे 22.5%, और कुछ जो हमने यूज नहीं किया। Depreciation was provided on plant at 8% on cost. The sold out item was not taken into consideration. And on furniture 12.5% on average cost. तो बताइए इसका क्या करेंगे। जो प्लांट है उसमें हम वो जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो वो जो हमने परचेज की थी वो इंक्लूड करेंगे, और जो हमारी फर्नीचर है उसमें जो हमने परचेज किया वो ऐड करके उसका एवरेज तो करो फिर, कैसे करोगे, ये तो हाँ लिखा हुआ है, अब करोगे कैसे, करोगे कैसे। सेकंड पैराग्राफ, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, आज काफी स्टूडेंट एब्सेंट हैं, सबके मैसेज आए हुए हैं कि आज ऑनलाइन या रिकॉर्डिंग में करेंगे। तो जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो व्हाट डू यू थिंक कि इसका क्या करेंगे, कैसे करेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेप्रिसिएशन जो प्लांट की है वो 1 लाख पे नहीं, हाँ 1 लाख लगाओ दिमाग, कुछ भी लगाओ, आप जो भी करोगे मैं ओके कर दूंगा उसको, कैसे भी कैलकुलेट करोगे। हाँ, तो प्लांट का 1 लाख पे लगेगा क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि हमने एक बेच दिया वो ले लेंगे, वो ठीक है, तो वो 1 लाख के ऊपर 8% लग जाएगा। और
8,000 पे 12.5% है ना? हाँ जी, बट आई विश Average cost. लिसन बट आई विश इफ एनीवन सेज कि सर वी आर इन बीकॉम सेम 5 देन दैट्स बेटर, वो अच्छा होता। अगर इतना दिमाग लगाने की बजाय सिर्फ आप ये बोलते कि सर हम सेम 5 में हैं, सेम 5 में है, पता है आपको, डू यू नो वी आर इन सेम 5। सर आपने पूछा नहीं, दैट्स नॉट अ पॉइंट, दैट्स नॉट अ पॉइंट। मैंने बोला कि मैंने ये नहीं पूछा कि कैलकुलेट करके दिखाओ, मेरा एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था कि क्या करेंगे। इफ देयर इज अ सेकंड पैराग्राफ, आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना कि अगर ये सेकंड पैराग्राफ है, उसको आपने रीड भी करके दिखा दिया रिकॉर्डिंग में। मैंने ये पूछा था कि अगर ये है तो इसका क्या करेंगे। आप जब कैलकुलेशन में चले गए तो मैंने बोला कि ठीक है कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर मैं जो भी बोलोगे आंसर राइट होगा, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं है। कुछ मर्जी बोलते मैं सुन ही रहा था आपकी बात। बिकॉज यू आर इन सेम 5, जब आप सेम 5 में हो, मैंने डे 1 में कहा था, बट वो फील आने में टाइम लगेगा, पॉइंट ये है। हाँ, मैं सुन नहीं रहा था क्योंकि मुझे ऐसा रिएक्ट करना है ना आपको कि नहीं करना, ये वो जानबूझ के करवाएगा आपसे। और मैं ये तब कह रहा हूँ जब मैंने अकाउंट भी दिखा दिया आपको। लिसन, इधर देखो, आप क्या कैलकुलेट करते हो, क्या आपको नहीं पता है डेप्रेशन कितना लगा फर्नीचर पे? आंसर तो आपके सामने पड़ा है, व्हाई आर यू कैलकुलेटिंग। देखो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 1000 है, क्या नहीं ट्रस्ट आ रहा इस 1000 पे? करके देख लो, 6000 माइनस 5000 कितना आएगा। जब आपको सामने से दिख रहा है तो आप वाई आर यू डूइंग लेबर जॉब, हमें नहीं करना। ये तो मैं स्टार्टिंग से रोक रहा हूँ आपको। ये जब भी कुछ ऐसा बोलेंगे, इवन लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन आया था जिसमें आप कह रहे थे हम डेफिनेशन लगाना शुरू कर देते हैं स्टार्टिंग से मेथड के हिसाब से, नहीं करना। जब आपके पास देखो फाइनल काउंट जब बन चुके हैं, तो क्या आपको फाइनल काउंट्स के बाद भी डेफिनेशन कैलकुलेट करना पड़ता है? वो तो कैलकुलेट कर तो दिया, तभी तो फाइनल काउंट्स बने हैं। अगर वो आपको ये बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रही है, तो ये आई थिंक अब आपको शायद याद आएगा। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1000 से बढ़ रही है, इसका मतलब फर्नीचर पे 1000 डेप्रिसिएशन लगा है। अब आप कैलकुलेट कर लो, 1000 ही आएगा। अगर नहीं आता तो यूज आपको कैलकुलेट करना नहीं आता, या आप उसका एवरेज रेट नहीं लगा पा रहे, तो क्यों करना हमें जब नीड हूं। इसलिए इस लाइन पे कभी रिएक्ट नहीं करना। मैं तो एग्जामिनर हूँ, क्वेश्चन मेकर हूँ, या मैं खुद क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन तो बोल रहा है ना, क्वेश्चन नहीं बेचारा बोल पा रहा, तो मैं उसके भी यहाँ पे बोल रहा हूँ कि क्या करेंगे इसका बताओ। तो आप कैलकुलेट नहीं करोगे कभी भी, राइट। दूसरा, मशीन पे आ जाओ। मशीन का डेफिनेशन कितना है, दिख तो गया हमें, कितना लगेगा। प्लांट पे कितना लगेगा, 8000। अब उन्होंने इस 8000 को, हाँ हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं नॉलेज के लिए, कि इस 8000 को कैसे निकालना होगा, कि उन्होंने सोल्ड आउट वाला पार्ट इंक्लूड नहीं किया होगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में, तो ठीक है, बट हमें पता ना आंसर कितना है, 8000। तो दैट्स वाई, तो ये क्वेश्चन आपको इसलिए सामने से दिखाया जा रहा है। कभी भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप इसको कैलकुलेट नहीं, क्योंकि अगर कैलकुलेट करने लग गए और वहां से आपने आंसर पिक कर लिया, आप तो वो लिख दोगे और फिर बोलोगे एक बैलेंस फिगर आ रही थी अकाउंट में सर। ऐसा बहुत से स्टूडेंट के साथ आज तक, आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, हमारे पास 20 ईयर्स का हिस्ट्री है। तो जब भी स्टूडेंट ने यहाँ दिमाग लगाने की ट्राई की है, वो गलत हो जाता है। आपको मेथड आता ही नो, आप कर भी लोगे, यू आर इंटेलिजेंट इनफ, आप कर लोगे, पर करने नहीं हमें, क्योंकि जब आप करोगे हो सकता है वो शायद गलत कर दो। अब मान लो आपकी कैलकुलेशन में 7800 आ जाए, बाई चांस आ जाए 7800, फिर हम सोचते रहेंगे 200 कहाँ से आएगा, 200 किस चीज का है, फिर हम कोई और अजम्पशन, फिर वहां पे हमारी और इंटेलिजेंस रहेगी कि 200 ये हो सकता है, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है, प्लांट काउंट दिया है, आप जब उसको बनाओगे सामने से आएगा इस साल करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगा था, क्योंकि आपको तो अकाउंट बनाने के बाद दिए। और सेम 5 बोलने का मीनिंग क्या होता है कि यू आर डूइंग एनालिसिस नाउ। जब आप खुद अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, जहां आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर आना चाहिए। फिर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, सेल परचेज के ऊपर कितना लगा, फिर उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में दिखाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, सब तो हो चुका। हमें तो बस एनालिसिस देखना है कि क्या हुआ होगा, बस। तो ये अब समझ आ गया कि प्लांट पे 8000 का डेप्रिसिएशन लगा होगा और फर्नीचर पे 1000 का। अब चाहे हम एक्चुअल कैलकुलेट करें और वो डिफरेंट भी आए तो ये सही है, क्योंकि जो भी वहां पे अजम्पशन रही होंगी, डेप्रिसिएशन अजम्पशन बेस्ड होता है कुछ कई बार, लेकिन ये राइट आंसर है जो अकाउंट बता रहा है। अब अकाउंट खुद बता रहा है कि 5000 6000, बस आपको वो पीएल में लेना है, तो इसको रिएक्ट ही नहीं करना आपने। तो इसलिए आपको टाइम दिया था कि आप इसको स्टडी करो, बट आगे से यार को कि कभी नहीं करना। आपने सामने से बोलना है सर हम नहीं करेंगे,
हम सेम 5 में है, ठीक है जी। सो ठीक है, डिविडेंड कैलकुलेट करना था, कर लिया। अब हम पीयर कौन बना रहे हैं, चेक करो। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम है बुक्स में, अमाउंट मैच कर लिया करो न्यू और ओल्ड बुक्स में। ओपनिंग 10,000, प्रपोज डिविडेंड 22,500, जर्नलिज्म में ट्रांसफर 10,000, और 2 डेप्रिसिएशन हमारे 8 और 1। लेकिन हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा ऑब्वियसली, जो इलॉजिकल बातों की होती है अकाउंट्स में। उसके बाद फिर लॉस ऑन सेल है हमारे पास, तो हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क ही था, सिर्फ ये समझाना था बस, और कुछ नहीं, बाकी तो सेम था। मीन्स कुछ समझाना था ही नहीं इसमें। दैट इज योर होमवर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 29, उसमें आ जाइए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी नहीं आएगा, हम करेंगे जरूर, बिकॉज ये सोल ट्रेड का है। इसमें आपको कैपिटल वर्ड मिलेगा, चेक करो, शेयर कैपिटल वर्ड नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, तो इट्स कैपिटल। तो कैपिटल वर्ड शो करते हैं कि इट्स ए सोल ट्रेड। अगर ए एस कैपिटल बी कैपिटल लिखा होता तो ये पार्टनरशिप है। तो मोस्टली हमें तो कंपनीज ही करती है ना एनालिसिस, सोल ट्रेड पार्टनरशिप कहाँ करते हैं, उनके लिए तो मैंडेटरी नहीं है ना, कंपनी के लिए तो मैंडेटरी है, बट वो कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सोल ट्रेड का दिया है आपको, फंड फ्लो चैप्टर में भी है, कैश फ्लो में भी मिलेगा ये सेम क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन दोनों में सेम है। तो अब इसको चेक करते हैं। बाय चांस आपके सामने एक ऐसा सीन आ जाए कि आपको सोल ट्रेड दिए और आपको उसके एनालिसिस करना, बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स भी हैं इंडिया की सोल ट्रेड के अंदर भी, तो वो एनालिसिस करते हैं खुद के लिए, तो कैसे करोगे आप, तो चेक करते क्या है। और दूसरा पॉइंट जो है वो तो एक बेसिक पॉइंट है, सब में किसी में हो सकता है क्वेश्चन में, रीड करो वैन वाला पॉइंट। ये पॉइंट कॉमन है, किसी और क्वेश्चन में भी आ सकता है आपको, कंपनी के क्वेश्चन में। द वैन वॉज परचेज्ड इन दिसंबर ऑन हायर परचेज बेसिस, अ पेमेंट ऑफ 5,000 वॉज पेड एज ए डाउन पेमेंट। सबने पता है हायर परचेज चैप्टर सेम 4 में किया आपने, डाउन पेमेंट हमने 5,000 कर दी, उसके बाद हमने 1,000 की 20 मंथली इंस्टॉलमेंट्स बना ली, और दिसंबर एंड हमारा हो ही गया, ठीक है ना, दिसंबर में। परचेज मार्च में हुआ है, फिर क्लोजिंग ईयर मार्च है, एक ही बात है। नहीं, बट क्लोजिंग ऊपर जनवरी दिसंबर, फिर तो चेंज हो जाएगा सब कुछ, वो मिस्टेक है बुक में। तो उसको हाँ, मार्केट मार्केट लोगे मार्च ही है। हाँ, वो मतलब इन्होंने रिवाइज नहीं किया, हाँ वो इन्होंने रिवाइज नहीं किया होगा क्वेश्चन को, कुछ चेंज कर दिया, कुछ रह गया, और फिर भी देख लेंगे, आंसर चेंज आया तो फिर हम चेंज कर लेंगे, अभी कुछ मत करो। जो लिखी है ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मर्चेंट ए एंड बी ऑन अप्रैल 1 मार्च, तो वहाँ पे टेबल में उन्होंने जनवरी और दिसंबर लिखा है। हाँ वो इतनी ओल्ड बुक ले लिया, हाँ तो रिवाइज कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन रिवाइज नहीं हुआ, बाकी हो गया। तो बेसिकली पहले जनवरी टू, जैसे मेरे पास ओल्ड बुक है तो जनवरी टू दिसंबर ही है, तो अब इन्होंने लेटेस्ट बुक में क्या कर दिया, अप्रैल टू मार्च। क्या फर्क पड़ता है उससे, कैलेंडर ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर हो। पॉइंट ये है, पॉइंट क्या है सामने देखो बेटा एवरीवन, यहाँ देखिए, पॉइंट ये है कि अगर अप्रैल टू मार्च है तो लास्ट मंथ मार्च है, हमने मार्च में एक वैन परचेज की है 25,000 की, और 5,000 रुपीज का डाउन पेमेंट दी है, और बाकी रह गया कितना 20,000। ये हम अभी पे करेंगे आने वाले साल में, अभी तो नहीं किया, क्योंकि डाउन पेमेंट करने के बाद जो नेक्स्ट मंथ होता है उसमें आपको पहली इंस्टॉलमेंट देनी होती है विद इंटरेस्ट, 1 मंथ का इंटरेस्ट उसमें आ जाता है। तो अब आप 20,000 को पे करोगे 1,000 की 20 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, जो कि आने वाले साल में शुरू होनी है। अब जो ओल्ड बुक्स वाले हैं उनकी बुक्स में दिसंबर दिया है, तो मान लो कि हमने दिसंबर में परचेज की है, ठीक है, वो तो एक ही बात है, डजंट मैटर, क्योंकि इतना बड़ा पंगा ले सकते वो कि वो अब चेंज कर दें इस क्वेश्चन को इतना। तो बस वो है कि कैलेंडर ईयर से फाइनेंशियल ईयर पे लेके आ रहे हैं क्वेश्चंस को एवरी ईयर। तो दिसंबर में हमने परचेज की और जनवरी से नया साल शुरू होना था। तो बस इतना समझ आ रहा है इस पूरे क्वेश्चन को देख के कि 5,000 रुपीज का आउटफ्लो हुआ है, और बाकी का जो 20,000 है दैट इज इग्नोरेबल, वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि 20,000 देखो, मैं एक जनरल एंट्री पास करता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। वैन डेबिट 25,000 टू बैंक, डाउन पेमेंट कितनी की 5,000, बाकी तो हायर परचेज वेंडर हो गया,
हायर परचेज वेंडर होते हैं, चाहे वो बैंक ही हो जो आपको लोन दे रहे हैं। अभी सेम 4 में आपको चैप्टर सिखाया था हायर परचेज। टू हायर परचेज वेंडर 20,000 का, तो ये एक लायबिलिटी क्रिएट होगी। अब आप बैलेंस शीट चेक करो, आपको 20,000 की लायबिलिटी मिलेगी, ओपनिंग 0 क्लोजिंग 20, और आपको ऐसा साइड पे वैन मिलेगी 25 की। वैन तो 25,000 की होगी। 25 बोला मैंने कि आपको ऐसा साइड पे वैन मिलेगी 25,000 की, राइट। तो अब 25,000 की वैन है और 20,000 का लोन है, ये दोनों आपस में फट देंगे, क्योंकि ना तो कोई फंड्स आए हैं ना फंड्स गए हैं। हमने 20,000 की वैन लोन पे ली है, 5,000 की कैश पे ली है, तो 20,000 वाला पार्ट तो कट गया ना आपस में। आपके लिए जो बात है काम की वो क्या रहेगी 5,000, क्योंकि वहां फंड आउटफ्लो हुआ है। बाकी तो वैन आ गई, लोन आ गया साथ में, ना पैसा आया ना किया। आप चाहो तो यूज भी कर सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। फंड फ्लो स्टेटमेंट चलते हैं, वहां हम लिखेंगे ये क्वेश्चन नहीं है ना, तभी मैच नहीं हो रहा। यहां हम लिखेंगे परचेज ऑफ वैन 5,000, सिर्फ 5,000 को देखो, पहला ऑल्टरनेट लेते हैं, पहला ऑल्टरनेट। और इधर का आपको क्वेश्चन दिख रहा कोई सोर्स आया नहीं, ये ये 20,000 है, लोन फॉर्म में 20,000 है, हायर परचेज हमने कोई इंस्टॉलमेंट पे तो नहीं की इस बार इस क्वेश्चन में। 5,000 की इमीडिएटली हो गया, उसके बाद फिर लोन भी 20,000 का ही है। यहाँ 8,000 पे लिखे, अच्छा ठीक है ठीक है, वो मैं समझाता हूँ आपको। तीन ऑप्शन है ना हमारे पास, नीचे हिंट दिया हुआ। हाँ वो तीन ऑप्शन है, बता रहा हूँ मैं, लिसन। एक बार इसको 8,000 को भूल जाओ, बता रहा हूँ तीनों बता रहा हूँ। पहले फर्स्ट ऑप्शन पे काम करते हैं जो सबसे इजी है, हमें इस एंट्री को देखना नहीं है, हम नीचे नोट दे देंगे कि लोन फ्रॉम हायर वेंडर ₹20,000 अगेंस्ट वैन इज नॉन फंडेड ट्रांजेक्शन, सो इट इज इग्नोर्ड। ना हम वैन को दिखाएंगे 20,000 का, ना हम लोन को दिखाएंगे, क्योंकि वो वैन अपनी है ही नहीं। हमने तो उस वैन के लिए कितना पे किया है 5,000, तो हम सिर्फ 5,000 दिखाएंगे, परचेज ऑफ वैन आउटफ्लो 5,000 का हुआ है। ये पहली ऑप्शन है, ये बड़ी लगी तो ये फॉलो करना, बस ये सही है, ठीक है, ये बढ़िया है। दूसरी ऑप्शन क्या है, अब मैं जो दूसरी सिखाऊंगा नॉलेज के लिए सीख लो सिर्फ। दूसरी ऑप्शन है कि वैन को पूरा रिकॉर्ड कर लो, वैन को पूरा, क्योंकि जब कॉलेज टीचर चेक करेगा तो वो वही देखेगा जो बुक का सोल्यूशन कहता है, ठीक है ना, तो आपको आना तो चाहिए। परचेज ऑफ वैन 25,000 की रिकॉर्ड कर लो। अब ध्यान से इस बात का आंसर दो में से, ये देखो 25,000 रुपीज की वैन आपने परचेज की। अब मैं इसके 2 नहीं 3 पार्ट्स करूंगा, क्योंकि इन्होंने जो ऑप्शन नंबर 2 लिया ना उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट 5,000 रुपीज हमने पे कर दिया, पेड, जो हमने दिखाना है, जो आपको अभी दिख ही रहा है ये वाला 5,000 हमारा फंड फ्लो हुआ है आउटफ्लो। दूसरा 12,000 जो आप दिमाग लगाओगे अब क्या है। पर ईयर पेमेंट। तीसरा 8,000। अब ये 12,000 क्या है ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पर मंथ 1,000 वही सेम कह रहा हूँ कि हो चुका है, बस आपको एनालिसिस करने हैं कि ये क्या है। आप एमडी हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि आप क्या है, ये क्या है, बताओ ये बात। जो पेमेंट है, आने वाले 1 साल के अंदर जो पेमेंट जो हमें करनी है 1,000 रुपीज की 12 इंस्टॉलमेंट्स। आने वाले 1 साल में हमें 1,000 करके 12,000 देने हैं। मैंने आने वाले 1 साल ही क्यों लिया, बिकॉज ये हमारी करंट लायबिलिटी बन गई। यहां से अब आपको पॉइंट समझ आ जाएगा, ये सस्पेंस रखा होता मैंने भी, करंट लायबिलिटी बन गई 12,000, क्योंकि आने वाला जो साल है उसके ऊपर जो लोन क्रिएट हो रहा है वो तो करंट लायबिलिटी है। और ये जो 8,000 है, ये 1,000 की वो 8 इंस्टॉलमेंट्स है जो नेक्स्ट ईयर ड्यू होंगी।
आने वाले 1 साल से भी आगे वाली, जिसको हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक 20,000 को इग्नोर कर दो, सबसे बढ़िया जी, इग्नोर करना आसान है। दूसरा इसको यूज करो। अगर यूज करना है तो कैसे यूज होगा, उसमें से 12,000 करंट लायबिलिटीज में जाएगा। हाँ ये देखो मिलेगा मिलेगा। क्योंकि आप किसी भी एंगल से, किसी भी लॉजिक से इसको नॉन करंट लायबिलिटी नहीं कर सकते ना। आप किसी को कमिटमेंट क्या कर रहे हो, मैं 20,000 तेरे को दूंगा 20 महीने में, 20 मंथ्स में, 1,000 करके हो गया। ओके, यही लोन लिया आपने, देखो क्या लिखा लोन में, 20 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। आपने लोन लिया, बड़ा सिंपल, मैं फिर से स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। आपने 25,000 की वैन ली, 5,000 की डाउन पेमेंट ऑन द स्पॉट कर दी, बाकी 20,000 का आपने बैंक से लोन करवा लिया। हायर वेंडर बैंक भी हो सकता है और कंपनी भी हो सकती है खुद। अब आपने उसको बोला कि मैं आपको 1,000 रुपीज करके 20 मंथ्स में आपके 20,000 दे दूंगा। ये 20,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट तो नहीं है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है एक तरह से। इंटरेस्ट तो अलग चीज है ना, जब हम देंगे तो साथ में थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा दे देंगे, वो इंटरेस्ट होगा। अब आपकी ये 20,000 जो आपने कमिट किए हैं उसमें भी दो बातें हो जाएंगी। आने वाले 12 महीने में जो क्रिएट होगा वो करंट लायबिलिटी होगा, और उसके बाद जो है वो नॉन करंट। आज की डेट में खड़े होकर देखें अगर, है ना, जैसे 2022 में जो बर्थडे है वो तो आपका इस साल में आने वाला है, क्योंकि 1 साल में आने वाला है आपका बर्थडे। और उसके बाद का जो बर्थडे है वो तो अभी बहुत दूर है, वो तो कमिंग नहीं है ना, तो नेक्स्ट है, तो इसलिए वो आपके लिए नॉन करंट है आज। तो आज जब आप इस ईयर के एंड पे खड़े हो 31 मार्च को, तो आपको क्या दिख रहा है, आने वाले 20 महीने दिख रहे हैं, 20 मंथ्स। आने वाले 20 मंथ्स में आने वाले 12 मंथ्स तो करंट लायबिलिटी बन गई। इस एंगल से देखो, यू शुड अज्यूम योर सेल्फ स्टैंडिंग ऑन द एट द एंड ऑफ ईयर, वहां पे खड़े होकर अगले 20 साल को, 20 महीनों को देखो, 20 मंथ्स को। उन 20 मंथ्स में 12 महीने करंट वाले हैं और 8 मंथ्स नो करंट, जबकि नेक्स्ट ईयर के एंड पे जाके, हाँ जी क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के एंड पे जाके वो 8 मंथ्स भी क्या बन जाएंगे, करंट, फिर वो करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे। तो वो तो बैलेंस शीट चेंज होगी उस टाइम, एनालिसिस उस हिसाब से चलेंगे। तो आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें 20,000 का लोन दिखाया गया, बट उन्होंने आपको बोला कि आगे नहीं बताएंगे, आगे आपको करने का कि 20,000 के लोन में 12,000 का लोन, लोन तो लोन है ना, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। 12,000 का शॉर्ट टर्म लोन है और 8,000 का लॉन्ग टर्म है। तो इसलिए बेटा 12,000 को करंट लायबिलिटी मानना, तो 8,000 को नॉन करंट मानना। इग्नोर नहीं, अब तो हम यूज कर रहे हैं ना हम। अगर आप 12,000 को यूज करें तो 8,000 को यूज करना पड़ेगा ना। तो मैं फिर बोल देता हूँ, ऑप्शन 1 20,000 को इग्नोर, खत्म बात। ऑप्शन 2 20,000 को यूज करो। पर उसमें दो बातें हैं, इससे टोटल 3 बन जाते हैं। दो बातें हैं, उस 20,000 के अंदर 12,000 क्या है, करंट लायबिलिटी, और 8,000 नॉन करंट लायबिलिटी। अब जो नॉन करंट लायबिलिटी से सोर्स क्रिएट होगा वो तो फंड फ्लो में जाएगा सीधा। जैसे आप बैंक से लोन ले रहे हो, मिस्टर ए से लोन ले रहे हो, या ए की वाइफ से लोन ले रहे हो, मिसेज ए से लोन, किसी से लोन लो, वो तो लायबिलिटी बनेगा बनेगा लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि उसके बारे में हिंट नहीं बताया कि कब पे करने, नहीं पे करना, अब तो फिर लॉन्ग टर्म हो गया। जैसे किसी से लोन लिया, कोई बात नहीं फाइनल हुई, तो तब कोई बात नहीं, जब तेरे पास पैसे हुए दे देना, तो फिर लॉन्ग टर्म बात होगी ना। तो मिसेज ए से जो लोन लिया है, क्योंकि ए सोल ट्रेडर है ना, ये आपको पता है जहाँ सोल ट्रेडर होता है तो वहाँ उनकी वाइफ के नाम से लोन दिखाया जाता है। अब तो आपने लॉ पढ़ लिया पूरा, कल को कंपनी बंद होगी या फॉर्म बंद होगी तो वाइफ का लोन तो पहले पे हो जाएगा, खुद का लोन उसका टर्न ही नहीं आनी। इसलिए वाइफ के नाम, पैसा अपना ही होता है, दिखाते हैं वाइफ के नाम से, वाइफ लोन। तो इस तरह से वो क्रेडिटर बन जाती है फॉर्म की, तो वो आपका एक लॉन्ग टर्म लोन है। सर जब हम 20,000 इग्नोर करेंगे तो सिर्फ हम 5,000 जो है वही दिखाएंगे बस। applications में दिखाएंगे, उसके हाँ। अलावा कहीं और हाँ उस ऑप्शन पे आता हूँ मैं, तो स्टार लगा ना यहाँ पे, ये कह रहा है कि इसको छोड़ भी सकते हैं। अब मान लो आप इसको इग्नोर करते हो, ये इग्नोर कर दिया। अब मैं ऑप्शन 1 में आ रहा हूँ, इजी वाली ऑप्शन, बट फॉलो मत करना, हर टीचर नहीं सही करेगा, बोलेंगे आंसर नहीं मैच हो रहा थी। सोल्यूशन ये है, किसने कराया आपको ऐसे, रॉन्ग करवाया है, चलो जो नीचे नोट ही लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जब अच्छी ऑप्शन वाली पड़ी है हमारे पास, क्यों नहीं सीख सकते हम ये थोड़ी कह सकते हैं वो हम, easy है। नहीं इजी वाली बात है बेटा। अब ये आप सेम 5 में हो, है ना, लास्ट ईयर है, हाँ ये लास्ट ईयर है, तो एनालिसिस नहीं, एनालिसिस का पार्ट है ना ये, इग्नोर करना एनालिसिस नहीं हुआ ना, एनालिसिस तो करने पे बनेंगे, इग्नोर करने थोड़ी बनेंगे। तो एनालिसिस करने का मतलब ये है ना कि हम करंट लायबिलिटी मान रहे हैं और नॉन करंट मान रहे हैं, एनालिसिस यही तो है हमारे
कि हम किसे करंट लायबिलिटी मान रहे हैं, किसे डे वन से ये तो बोल रहे हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है भाई, करंट के नॉन करंट, और पोस्ट डिविडेंड क्या है, करना ही बेटर है। हाँ, ये तो मुझे सिखाना नहीं आता, ये आपको नहीं आता, फिर प्रॉब्लम है, फिर हम बोलेंगे इग्नोर वाला क्वेश्चन बढ़िया जी, इजी है ना। तो अब इतना टाइम लगा रहे हैं तो सीखो, क्योंकि कैश फ्लो में जाके फिर सेम क्वेश्चन आएगा, और कैश फ्लो में तो ऑप्शन ही नहीं है, कैश फ्लो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आता है, वहां तो ऑप्शन ही नहीं है। ये तो घर की बात है फंड फ्लो, क्योंकि हमें अपने लिए बनाना है, तो इसलिए ऑप्शंस हैं क्या मानना है क्या नहीं मानना, इसलिए वो इग्नोर भी वाला भी ले लोगे तो ठीक है, ट्रेडिशनली ठीक है, तो नहीं टीचर मानने का तो क्या करोगे, ये तो सबको मान, ये तो यूनिवर्सल है, ये तो इसमें कोई गलत है ही नहीं। मैंने 20,000 पे एनालिसिस किए हैं कि 12,000 करंट लायबिलिटी और 8,000 नॉन करंट है, तो कौन गलत बोलेगा, कोई अकाउंट टीचर गलत थोड़ी कह सकता है इसको, कोई गलत तो है ही नहीं, क्योंकि ये अब अगर कोई करंट लायबिलिटी है तो वो यहीं आएगा, और अगर कोई नॉन करंट लायबिलिटी में सोर्स क्रिएट हुआ है तो वो नीचे आएगा, यहाँ आएगा हायर परचेज वेंडर लोन। तो आपका जो 8,000 है वो हायर परचेज वेंडर के लोन के नाम से लॉन्ग टर्म सोर्स क्रिएट करेंगे। अब हम 8,000 को सोर्स दिखा रहे हैं और 12,000 को करंट लायबिलिटी दिखा रहे हैं, और 5,000 आपका गया, और कहाँ जाएगा बेटा सोचो, एक मिनट। हाँ, इस फंड फ्लो में तो वही आएगा ना, जो इनफ्लो हुआ जो आउटफ्लो, ये 8,000 अभी नहीं आया, आया है बेटा, आपके पास आया तभी तो हमने बैंक खरीदी। अब यहाँ तो हजार करके आएगा। नहीं सुनो, वो वापस करने की बात है, आया तो वापस इकट्ठा ही है ना। अच्छा हाँ, ठीक है। जिसमें बोलता हूँ ये लो ईशान 25,000 लो मेरे से, लो जाके बाइक ले लो, बाद में मुझे रिटर्न करते रहना, तुम्हारे पास 25,000 हाथ में आएगा तभी तो बाइक खरीदने जाओगे, सुनो मेरे से लोन ले लो। आपने बोला सर बैंक लोन नहीं कर रहा, मैं बोला मैं दे देता हूँ, कोई बात ऑब्वियसली। हाँ, अब क्योंकि हमने 20,000 यूज कर लिया तो 25 पूरा ही आएगा, क्योंकि हमने अब यहाँ पे इग्नोर वाली ऑप्शन में गए नहीं ना, हमने ये ऑप्शन ली कि पहले पैसा आया फिर गया। ये थोड़ी कि हमेशा जिससे वैन लोगे वो लोन ही करके देगा, बोलेगा मुझे पता जी लोन बाहर से लो, मैं नहीं लोन करता, तो कहाँ से लोगे लोन, बैंक से, किसी फ्रेंड से, किसी से ले लो। तो 25,000 आपके पास आया और फिर 25,000 गया, तो गया तो 25,000 ही वैन खरीदने में, समझो कि वैन आपने कैश खरीद ली एक तरह से, बट अब वो 20,000 आपने वापस करना है, बस 5 तो आपका अपना ही था डाउन पेमेंट जो है, बाकी 20,000 का जो लोन आपने लिया है वो सोर्स तो क्रिएट हुआ ना आपका एक बार, ये तो मानते ना, अगर 20,000 का सोर्स क्रिएट होगा तभी तो तुम बैंक खरीद रहे हो 25,000 की, लेकिन वो वापस आराम से करने आपने 1,000 करके, बस ये क्योंकि आपके साथ वही नहीं है। तो लोन का मतलब ये होता है कि पहले पैसा आता है हमारे पास, फिर हमारे अकाउंट से, प्रैक्टिकली भी यही होता है। मैंने अगर गाड़ी लोन पे ली तो बैंक ने मेरे 5 लाख पहले मेरे अकाउंट में डाल दी, उसको बोलता है लोन अकाउंट, तो बैंक बोलता है आपके लोन अकाउंट में 5 लाख क्रेडिट हो गया है, जाके गाड़ी ले लो। वो कैश नहीं निकाल सकता, लेकिन आप वो अलाउड नहीं है, वो गाड़ी खरीदने ही यूज होगा, तो आपके अकाउंट में सिर्फ फॉर्मेलिटी से है, निकालने वाली पोजीशन में नहीं आया, वो डाला है उन्होंने, बस एंट्री दिखाई है। अब निकालने जाओगे 1 रुपये निकलेगा नहीं, उस पर लोक लगाया उन्होंने, उससे एक ड्राफ्ट बनेगा 5 लाख का, सीधा मारुति कंपनी में जाएगा, बट इनफ्लो तो हुआ ना, एक दिन के लिए सही 5 लाख तो आए, फिर अगले दिन चले भी गए अकाउंट से, उस जगह पे गाड़ी आ गई। तो मैंने दिखाया कि मेरी वैन 25,000 की क्रिएट हुई है एसेट, जिसके अगेंस्ट 8,000 का सोर्स क्रिएट हुआ है लॉन्ग टर्म, और 12,000 का सोर्स क्रिएट हुआ है शॉर्ट टर्म, जो मेरी करंट लायबिलिटी बन गया। तो अब 12,000 का इफेक्ट भी आ गया बुक्स में, और 8,000 का भी आ गया। अब वो अलग बात है, करंट लायबिलिटी के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल कम होती है, वर्किंग कैपिटल कम होगी, और ये आंसर आ गया, ये ऑप्शन नंबर 2 है, यही बेटर है, ठीक है। मतलब हमें भी इसी का नोट ऐसे लिखना पड़ेगा। यस ऐसी सेम, ये नोट लिखोगे, क्योंकि जब आप ऑप्शन यूज करोगे तो बताना पड़ेगा ना, जैसे मैं बोलता बेटा बस ऐसी है, रीजन नहीं पता मुझे, तो जब आपने दिखाया है तो रीजन तो बताना पड़ेगा कि 12,000 को करंट लायबिलिटी क्यों मानना है, क्योंकि वो आने वाले 1 साल में लाइज कर रहे हैं, और 8,000 उसके अगले 1 साल में, ठीक है। तो वही लिखना बस, सब्सिक्वेंट ईयर्स, इसलिए उसको फंड लोन लिया। अब मान लो आप बैंक से लोन लेते हो तो कहाँ दिखाते हो, फंड लोन दिखाते हो, क्योंकि हम उसको लॉन्ग टर्म मानते हैं। इवन इस क्वेश्चन में दिया है मिसेज एज लोन, कहाँ लोगे, फंड लोन में, और कोई जगह ही नहीं हमारे पास तो वही दिखाएंगे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ही क्रिएट हुआ है, इसलिए क्वेश्चन क्लास बुक है, ये ओके है। तो वैन को पूरा दिखाएंगे, और 20 और सर ये जो लाइन लिखी है 20 मंथली इंस्टॉलमेंट 1,000 ईच,
टुगेदर विद इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट तो बात की बात है ना, वो तो हर महीने का रेकरिंग एक्सपेंस है हमारा। जब हम एक साथ देंगे तो कैसे होगा, पहले 20,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कुछ, मान लो दिया नहीं दिया 12% निकाल दो तुम लोग। वो तो हमने हायर परचेज चैप्टर कराया ही आपको लास्ट ईयर। 20,000 पे 12% एक महीने का बताओ कितना होगा, कितना होगा 200 रुपये। तो आपके 200 रुपये एक्स्ट्रा ऐड होकर 1200 जाएंगे। तो सर जब हमने वो 8,000 वाला लिया था तो उसमें भी इंटरेस्ट आया? नहीं नहीं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट कभी भी नहीं ऐड होता। वो तो हमेशा एवरी मंथ की इंस्टॉलमेंट में 200 रुपये ऐड होकर पे होंगे। मैंने ऐसा बोलता हूँ, ऐड कर पे कर, पहले ऐड होगा फिर पे होगा। वो आपकी लायबिलिटी अभी नहीं है, इंटरेस्ट इज नेवर योर लायबिलिटी, अभी लायबिलिटी नहीं है, वो हर महीने ऐड होगा और पे हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो हम एक्सपेंस दिखा देंगे कि हमने इस साल इंटरेस्ट पे किया है। अभी तो कोई इंटरेस्ट ड्यू ही नहीं हुआ ना पे किया है, अभी तो बैंक खरीदी है। अगर बैंक जैसे इन्होंने बोला था नहीं सर हमारी बुक्स में तो मार्च है फिर दिसंबर, फिर वो 9 महीने का आया था, फिर तो इतने 9 मंथ्स के हमने इंस्टॉलमेंट भी दिए हैं, फिर विद इंटरेस्ट भी दिया, वो तो पंगे वाला काम है ना, तो हायर परचेज पूरा चैप्टर अप्लाई हो जाएगा, इतना नहीं वो आपसे करवाएंगे, है ना। तो इसलिए अभी परचेज किए वैन, अगले महीने से इंस्टॉलमेंट शुरू हो रही है तो अगले साल की बात है ना, कमिंग ईयर में इंटरेस्ट ड्यू होगा तो अगले साल का एक्सपेंस बनेगा। इस साल तो कुछ भी नहीं है तुम्हारी, इस साल की बैलेंस शीट में तो प्रिंसिपल अमाउंट आएगी ना। ध्यान सोचो, हमने हायर परचेज चैप्टर को ये सिखाया है कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो सिर्फ प्रिंसिपल होता है, क्योंकि वहां पे एक टेक्निकल क्वेश्चन होता था, पूरा बॉक्स बनता था ना, तो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा प्रिंसिपल होता है, क्योंकि जितना इंटरेस्ट ऐड होता है उतना पे हो जाता है, चाहे वो मंथली बेसिस पे लग रहा हो या ईयरली बेसिस पे। हमारी इस ईयर की बैलेंस शीट में तो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही आएगा। हाँ, या तो ये हो सकता है कि 3 महीने पहले लोन लिया था जी, हमने 3 महीने की इंस्टॉलमेंट दी नहीं, तो फिर तो उसका इंटरेस्ट भी आएगा, एक्रूड हो गया। अभी तो कोई इंटरेस्ट एक्रूड नहीं होगा, अभी तो लगना शुरू नहीं होगा। कब से लगेगा, अगले दिन से, ठीक है ना। तो अभी एक दिन भी नहीं हुआ ना बैन परचेज की, आज लास्ट डे है ईयर का, आज ही बैन दे दी है, तो मिनिमम एक दिन का इंटरेस्ट निकालोगे आप। वो एक दिन का इंटरेस्ट भी कब लगेगा, नेक्स्ट डे। हाँ, तो अभी तो आज तो लास्ट डे है, आज ही खरीदी है, इंटरेस्ट की स्टोरी तो कल से शुरू होने वाली है ना। अब तक सुबह जाके लोन दे आओ 20,000, इंटरेस्ट लगा ही नहीं, सुबह जाके बोला वाला मूड चेंज हो गया। जैसे आज मेरे से पैसे लेके जाओ ईशान, सुबह आके बोलो पापा ने दे दिए पैसे सर आपके लोन की जरूरत नहीं, तो कितना इंटरेस्ट दोगे मुझे, आप दोगे नहीं, एक दिन भी नहीं यूज किया आपने मेरा पैसा। ये पॉइंट है। तो कल सुबह देख लेना, आपको पैसे का मिल जाए अरेंजमेंट, मेरा लोन वापस कर देना, कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा मैं आपसे। पर अगर परसों सुबह आए तो एक दिन का लूंगा, तो लगेगा एक दिन का। बैंक के पास एक दिन बाद जाओगे तो पक्का इंटरेस्ट लगेगा एक दिन का। यहाँ कोई भाईचारा नहीं, चलो एक दिन का छोड़ देते हैं, एक दिन का इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, सेम डे वापस कर दो कोई दिक्कत नहीं, तो सुबह का बोला शाम तक वापस आ गया तो कोई पेनल्टी नहीं है। ठीक है, घर छोड़ के जाओ गुस्से में, शाम को वापस आ जाओ तो किसी को पता ही नहीं हम घर छोड़ के गए थे कभी, गुस्सा आया भी था हमें। ठीक है जी, ये लगे कॉलेज ट्यूशन करके आगे वापस। यस जी, तो चले आगे। अब इसमें एक और पॉइंट है जो टेक्निकल है, इस साल का प्रॉफिट निकालो कैसे आएगा, एंड गारंटीड आप नहीं निकाल पाओगे, जबकि सोल ट्रेड का प्रॉफिट निकालना आपको +1 में सिखाएगा। बताओ, मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुना करो, प्रॉफिट बताना है आपने एक साल में कितना हुआ। अब यहाँ कैलकुलेट करना है, ये नहीं करना। प्रॉफिट तो हम हर साल ही करते हैं कैलकुलेट, हर क्वेश्चन में करते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस लेते हैं। देखो जल्दी देखो, पीएल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या दिया है क्वेश्चन में, पीएल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या दिया है क्वेश्चन में। कैपिटल का डिफरेंस। हाँ एक्सीलेंट, ये आंसर है कि हम कैपिटल का डिफरेंस लेंगे। यस, जब सोल ट्रेड में कभी भी आपको पीएल कहाँ दिखता है, होता ही नहीं। पीएल को हमने शायद कंपनी देखना शुरू किया है। सोल ट्रेड में या पार्टनरशिप में क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड हो जाता है। आपने अगर अलग से रखा हुआ है कहीं छुपा के तो पीएल एप्रोप्रिएशन के नाम से दिया होगा कि अभी पार्टनर को दिया नहीं, वो अलग बात है, नहीं दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो इसका मीनिंग जो भी एक साल में प्रॉफिट हुआ था वो पार्टनर को मिल चुका है, ए को मिल चुका है मतलब। तो ए की क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे हम बात। तो बताओ ए की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, देखो सामने बोर्ड पे, एज क्लोजिंग कैपिटल इज 1,54,000 और इसमें से लेस कर दो क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग। हाँ,
148 लेस ओपनिंग कैपिटल 148। इट मीन हमें इस साल कितना प्रॉफिट हुआ था, 6 बट आपको पता है अगर पार्टनर ड्राइंग्स भी करते हैं उसमें तो ड्राइंग्स हम कैपिटल में से माइनस कर चुके होते हैं, उल्टा चल रहा है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ड्राइंग्स वापस ऐड करते हैं हम। +1 में ये सब किया होगा आपने, याद आ जाएगा। ऐड ड्राइंग्स, कितनी ड्राइंग्स हुई है 26,000 की। इट मीन ओनर 26,000 का प्रॉफिट तो पहले निकाल के ले गया। ड्राइंग्स क्या होती है, यही तो होती है ड्राइंग का मीनिंग। मैं अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे आपकी फीस आई तो मुझे अपने घर के लिए पैसा चाहिए, तो मैंने उसमें से रेंट सैलरी पे कर दी, तो मुझे पता है मुझे इतना सा प्रॉफिट तो हुआ ही आपसे, 1 मंथ हो गया, तो मैं उतना का घर ले जाऊंगा, क्योंकि मैं 1 ईयर वेट नहीं कर सकता ना। ड्राइंग का मीनिंग होता है क्योंकि मुझे तो एवरी मंथ पे करना है हर एक्सपेंस। तो हाउस होल्ड एक्सपेंस ओनर को पे करने के लिए परमिशन दी गई है कि वो बिजनेस में से ड्राइंग्स कर सकता है, उसका प्रॉफिट विड्रॉ नहीं होता है हमेशा ड्राइंग्स का मीनिंग। तो हम यहाँ पे बेटा 26,000 का प्रॉफिट तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिससे हमारी क्लोजिंग कैपिटल पहले ही कम है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर हमें आता है। असेंडिंग ऑर्डर दिखाऊं क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। पर हम तो एनालिसिस कर रहे हैं, हमें तो क्लोजिंग से पकड़ना है। क्लोजिंग कैपिटल अगर 154 है और वो ड्राइंग्स ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, तो पहले ऐड करो उसमें ड्राइंग। इट मीन्स अगर आप प्रॉफिट विड्रॉ ना करते तो आपकी कैपिटल कितनी होती, 180। मान लो मैं प्रॉफिट बिल्कुल नहीं निकालता पूरा साल, मेरे को कहीं और से इनकम होती है, मुझे जरूरत ही नहीं यहाँ से निकालने की, तो ऑटोमेटिक मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी मिलेगी आपको, 180। ओपनिंग कितनी थी, 148। अब ये डिफरेंस आपका प्रॉफिट आएगा। इट मीन मुझे एक्चुअली प्रॉफिट कितना हुआ था, 32, जिसमें से 26 मैं निकाल चुका हूँ, एंड 6,000 अभी भी बिजनेस में पड़ा है। कितना देखो, हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। नहीं ड्राइंग तो हो चुकी है, वो तो कहीं नहीं आएगी। हाँ वो पॉइंट है, वो तो अलग चीज है, तो बाद में बता दूंगा। पहले ये समझो कि प्रॉफिट आ गया ना, ये हमारा +1 का फंडा है, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल। अब तो अभी इस क्वेश्चन में है नहीं, अगर इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल का पॉइंट भी होता, नीचे लिखा होता कि ए ने 30,000 रुपया और लगाया था बिजनेस में, तो माइनस कर देते, ठीक है ना, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर हमेशा ऐसे ही होता है। क्लोजिंग कैपिटल से शुरू करते हैं हम, ओपनिंग तक जाना होता है हमें। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग जाने का रास्ता क्या है, ड्राइंग्स ऐड कर दो, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो, फिर आप कंपैरिजन कर सकते हो ओपनिंग कैपिटल के साथ। तो बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। अगर ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दूं मैं, तो ऑटोमेटिक आ गया प्रॉफिट, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल में ये तीनों कंटेंट्स होते हैं, उसमें ओपनिंग कैपिटल भी होती है, एडिशनल कैपिटल भी होती है, और ड्राइंग्स ऑलरेडी माइनस हो चुकी होती है। तो ये इस फंडे से हमारा प्रॉफिट आएगा। तो ये हमारा इस साल का प्रॉफिट है बेटा, नेट प्रॉफिट सीधा आ गया बस। अब इसमें एक आधा पॉइंट डेप्रिसिएशन का हो सकता है, देखो इस क्वेश्चन में है डेप्रिसिएशन। Provision for depreciation against machinery as on 1 April 20 was 27,000 and 36,000. हाँ अब आपको पता है वही है, ये देखो अभी वो पॉइंट डाल दिया इन्होंने। क्वेश्चन सोल्टेड का है लेकिन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये करते हैं हमेशा, नहीं तो हम क्रॉस करवा देते हैं आपको। अब इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किसी भी और क्वेश्चन में आ सकते हैं, एज इट इज ये क्वेश्चन ना भी है चाहे। आपको डेप्रिसिएशन की प्रोविजन मैंने बताया हुआ ना कि वो कभी कभी बैलेंस शीट के बाहर देते हैं, तो आपको उठा के बैलेंस शीट के अंदर लेके जानी है। तो यहाँ पे अकाउंट बनेंगे दोनों अकाउंट, हाँ जी ये देखो बनाते हैं। एक बनेगा किस पे लग रही है, मशीन पे, ठीक है। तो एक बनेगा मशीनरी अकाउंट, ये बन रहा है आपके सामने। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, 80,000. बैलेंस शीट में कितना दिया है, 80,000. लेकिन आप क्योंकि प्रोविजन को अंदर लेके आ रहे हो, तो ओपनिंग में ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग में, तो ओपनिंग ऐड करो 1,07,000. और क्लोजिंग बैलेंस उल्टा नहीं बोल रहे ना, क्लोजिंग कितने है, 56 plus 36. 122. 1, ये आपका आ गया। अब यहाँ कोई एडजस्टमेंट अगर डाल दें कि 1 पार्ट ऑफ मशीन सोल्ड, वो आपको आता ही है, विदाई की 3 बातें, बाय कैश, बाय प्रोविजन, बाय लॉस, वो तो है नहीं। तो अब डिफरेंस आपको सामने आ गया। अब आपको समझ आएगा कि इधर तो कुछ नहीं है, तो इट मीन मशीन परचेज हुई है, इस साल हमने मशीन परचेज की है, टू बैंक कर दो, बैलेंस शीट रिजल्ट
तो 50,000 की मशीन परचेज की हमने, ठीक है जी। तो वर्किंग नोट नंबर 1 बने अभी तक, वर्किंग नोट 2 हो गया, ये 1 तो बन रहा है ना अभी हमारा, वो ड्राइंग्स प्लस करके प्रॉफिट निकालना है, एक वो वर्किंग नोट बन रहे, सेकंड ये हो गया। तीसरा वर्किंग नोट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कौन पे बनेगा, पैसा बनाने की नीड तो है नहीं, पर बना देते हैं क्योंकि हम प्रोविजन को अंदर लेके आ रहे हैं। ओपनिंग वैल्यू कितनी है प्रोविजन की, क्लोजिंग वैल्यू, दोनों का डिफरेंस, ये क्या है फिर, करंट का डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ कौन सा सेल हुई है अभी। अब देखो पहली बार ऐसा हुआ ना कि हमने यहाँ नहीं लिखा टू प्लांट, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा सेल नहीं हुई, मैं पिगी बैंक क्यों तोड़ूंगा अपना, चाहिए नहीं पैसे, पिगी बैंक में पैसे डलते हैं, पैसे निकलते एक ही बार है जब चाहिए होती है। अब कोई एसेट की विदाई हुई नहीं तो डेप्रिसिएशन चाहिए नहीं हमें, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, डेबिट कुछ नहीं है। अब हमारी फैमिली में है 3 मेंबर्स तो 3 ही रहेंगे, चौथा है नहीं, तो इसलिए 9,000 रुपीज यहाँ पे यहाँ आएगा एज ए डिफरेंस, जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बन जाएगा। एडजस्टेड पीएल बनी रहा क्योंकि सोल ट्रेड है। एडजस्टेड पीएल की जगह पे हम क्या बना रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाकर प्रॉफिट निकाल रहे हैं। वही से आ जाएगा, देखो ये अभी हम यहाँ पहुंच गए, वर्किंग नंबर 1 बन रहा है ये, मैं ये इधर बना रहा हूँ। अब आपका पीएल बना, क्या करोगे पीएल बना के, डेफिनेशन ऐड करना है, ये ऐड कर देता हूँ, बट अगर वो नहीं सब बनाने तो बना लो, फिर ऐसे बनेगा, पीएल बन गया टू नेट प्रॉफिट, ये वर्किंग तो बनेगा बनेगा ना 32, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस थोड़ी ना, वही ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले पीएल की ओपनिंग क्लोजिंग होती थी क्योंकि प्रॉफिट पीएल में रहता था, सरप्लस अकाउंट रहता था क्योंकि कंपनी थी। अब हमारा प्रॉफिट सोल ट्रेड के अंदर है जो कैपिटल में छुपा होता है, सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में प्रॉफिट हमेशा कैपिटल्स में छुपा होता है। आप क्लोजिंग और ओपनिंग को कंपेयर करो, प्रॉफिट आ गया, वो तो ड्राइंग्स हुई थी तो मैंने ऐड कर दी। आप ऐसे करो 6,000 आया था क्लोजिंग ओपनिंग डिफरेंस, 154 माइनस 148 कितना आया था 6,000, तो 6,000 का प्रॉफिट तो वही है जो अभी भी पड़ा बिजनेस में दिख रहा है। 26,000 का प्रॉफिट मैं निकाल चुका जो अपने घर ले गया, कितना प्रॉफिट हुआ था, क्या सारा घर ले जाते, प्रॉफिट तो हुआ है ना हमें। अगर 32,000 की ड्राइंग दी होती बेटा, फिर सोचो अगर 32,000 की ड्राइंग होती तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल सेम मिलती आप, तो क्या प्रॉफिट नहीं हुआ बिजनेस को, तो फिर ड्राइंग से प्रॉफिट है। और ड्राइंग्स का रियल मीनिंग जिसको पता है उसको यही पता है, ड्राइंग्स मींस ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ये आपको प्लस 2 टॉपिक आता है कि ड्राइंग्स दो तरह की होती है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ये ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की ड्राइंग्स तो कैपिटल विड्रॉन होता है, वो तो आप अपनी कैपिटल जो मर्जी ले जाओ आपकी है, वो कोई प्रॉफिट थोड़ी है, मैं एसी बेच के पैसा घर ले जाऊं तो मेरी कैपिटल विड्रॉ होगी, ठीक है ना। प्रॉफिट तो नहीं हुआ ना, प्रॉफिट तो तब होगा जब प्रॉफिट होगा, तो जैसे ही प्रॉफिट होगा मुझे बिजनेस में मैं उसे विड्रॉ कर लूँ, क्योंकि मैं 1 ईयर तक वेट नहीं कर सकता। तो ड्राइंग्स का एक्चुअल मीनिंग यही होता है, प्रॉफिट विड्रॉ। तो ये हमें 32 ऐड कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। टू डेप्रिसिएशन कितना होगा, कितना लगा था 9। टू टैक्सेशन है इस क्वेश्चन को, टैक्सेशन बस ये आंसर आ गया। फंड फ्रॉम ऑपरेशन 41, ठीक है जी। अब आपको ये बनाने की नीड क्या है उसके लिए, वो यही ऐड कर दो, एक ही तो पॉइंट है, ऐड डेप्रिसिएशन, ऐड कर दिया, कितना आ गया। फंड फ्रॉम एक पॉइंट के लिए क्या बनता, और डे 1 में मैंने आपको बताया भी था जब हमने फंड फ्रॉम ऑपरेशन किया था कि 2 ऑप्शन हैं, कि आप या तो पीएल बनाओ और यू कैन मेक वर्टिकल, तो हमने एक वर्टिकल बना लिया, पीएल की ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, पीएल काउंट ही नहीं तो किस नाम से बना रहे हो, सोचो ना, बनाना अच्छा नहीं लगेगा हमें। तो उसके बाद ये सब हो गया, अब हम ये सब वर्किंग नोट्स आपको बनानी है, ठीक है जी, जैसे यहाँ बने हुए हैं मैंने बना लिया। अब आ जाओ फंड फ्लो स्टेटमेंट पे। नंबर 1, लोन फ्रॉम मिसेज ए की वाइफ से लोन आया, वो लॉन्ग टर्म है। लोन फ्रॉम हायर वेंडर 8,000 का लॉन्ग टर्म है, 12,000 का शॉर्ट टर्म है, वो बात हो चुकी है आपके साथ। और उसके बाद लैंड इंक्रीज हो रही है, चेक कर लो, परचेज है। बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, परचेज है। वैन 0 से 25 हो रही है, बैलेंस शीट में परचेज है। प्लांट मशीनरी वहां से आ गई 15,000, प्लांट मशीनरी अकाउंट नहीं देखोगे, अकाउंट बनाओगे उसमें ओपनिंग ऐड करोगे, भूल गए अभी तो बताया था, है ना, ये तो यहाँ से 15,000 आएगा।
ठीक है जी। उसके बाद अच्छा लोन रीपे हुए है आपका 5,000 का, ये कौन सा लोन है? लोन फ्रॉम बैंक। पहले 30 था फिर 25 हो गया, तो ये कोई अलग लोन है। मुझे लगता है ये बिजनेस लोन पे चल रहा है। 3 तो लोन ही हो गए, दूसरा क्रेडिटर हो गया बेचारा, वही फंसा हुआ है। सब पैसे लोगों के लगे हुए हैं इसमें, ओनर की कैपिटल थोड़ी सी है, देखा जाए तो ना, बाकी तो सब बाहर वालों को लगा हुआ है पैसा। ऐसे बिजनेस जल्दी बंद हो जाते हैं जो लोन पे चलते हैं। हाँ जी। अब ये जो पॉइंट आपको कह रहे थे, ड्राइंग्स कहाँ आएगी? ड्राइंग्स एक तरह से प्रॉफिट विड्रॉन है, तो पैसा तो बाहर गया है। ड्राइंग्स दो तरह से होती है ना। 5,000 वही वाला है जो कार वाला। नहीं नहीं बेटा नहीं, कार वाली बात नहीं। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक लोन है ये अलग लोन है। ठीक है, मिसेस का लोन है, बैंक का लोन है, वेंडर का लोन है, 3 लोन है यहाँ पे। ठीक है जी। अब ड्राइंग जो हुई है वो पैसा तो बाहर गया है, जो ड्राइंग्स के एंट्री प्लस 1 से बनाते आ रहे हो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स तो विड्रॉ की नहीं इसने, पैसे निकाले, तो फिर आउटफ्लो तो हुआ है, यहाँ तो आएगा आएगा। उसके बाद सोर्स आपके सामने है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमने वहां से निकाल लिया, और आपको पता है ये बस होता है। बाकी तो फाइनल आंसर आता है, और फाइनल आंसर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, वो हमेशा मैच करते हैं। नहीं मैच करता क्वेश्चन खत्म, एंड में आके पता चल जाएगा कि मेरा क्वेश्चन ठीक है कि गलत। जैसे बैलेंस शीट मैच करती है, इसलिए इसको एंड में ही लिखना पड़ता है। काम नहीं खत्म कर सकते, पहले लिख कर लिया कि ऊपर से आंसर तो आएगा एक। ये एंड में आपका बैलेंसिंग फिगर है, पर बैलेंसिंग फिगर वर्ड नहीं लिखना, शुरू में रोको आपको। ये 17,000 ही आएगा, इस तरफ आएगा तो डिक्रीज है, क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा है, सोर्स कम है। अगर सोर्स ज्यादा है और एप्लीकेशन कम है तो इंक्रीज है। दैट्स वाई अगर इंक्रीज होता तो यहाँ लिखते हैं हम लास्ट में, मीन्स ये फिनिशिंग पॉइंट होगा आपका एग्जाम में। अब ऊपर जितना चेंज करोगे नीचे उतना चेंज हो जाएगा। अब मान लो आप ये कहते हो, ये सारा मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, वर्किंग नोट वगैरह। तो ये 12,000 अगर आप यहाँ नहीं लेते, अब ऑप्शन में 1 पे आते हैं कि सर मुझे इजी वाले ऑप्शन लेनी है, तो 12 यहाँ भी ना होता, यहाँ ना होता, तो यहाँ भी 5,000 होता, फिर नीचे भी 5,000 ही आता, यहाँ 5,000 आता, फिर ये आंसर अपने भी 5,000 आ जाएगा। क्योंकि हाँ, यहाँ से 20 भी निकल जाएगा, सॉरी ये वाला नहीं, ये 8,000 यहाँ से निकल जाएगा, फिर यहाँ से पूरा 20 निकल जाएगा, ये सारा अपने आप चेंज होगा, फाइनली आंसर आपको वो आएगा। वो ऑप्शन 1 है, बट डोंट यूज दैट, वो पुरानी ऑप्शन है, लेटेस्ट ऑप्शन यूज करो। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन था। अब इसका जो आपका नेक्स्ट है 31, ये होमवर्क में था ऑलरेडी, मुझे लास्ट क्लास में कहा था कि हो गया, ठीक है, 31 तक होमवर्क दिया था, और 32 भी दिया था, नहीं, आज कर लो हो जाएगा, 32 तक कर लो बस। 32 में क्या है बता देता हूँ, ठीक है, 5 मिनट हम डिस्कशन ले लेते हैं। 32 क्वेश्चन में ये अभी जो ओल्ड बुक्स में 22 है, मैं जो भी नंबर बोलता हूँ 10 माइनस कर देगा, 32 माइनस 10 22। ओल्ड और न्यू बुक्स में 10 क्वेश्चन का गैप है, ठीक है जी। अब 32 क्वेश्चन में क्या है, इनकम फॉर द पीरियड 10,000, क्या करेंगे, जरूरत मिल गया आपको, इस 10,000 का क्या करेंगे, इनकम फॉर द पीरियड इज 10,000, फर्स्ट पॉइंट। नहीं क्वेश्चन कोई और देगा ना, उससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? हाँ, आपकी बुक में 31 है भी, ठीक है। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था मैन वाला, वो 29 था। 30 की स्टेटमेंट पढ़ो, 30 कौन सा आपके, ठीक है, ये 30 है, ठीक है, कैश 2025। हाँ, तो ये आपको होमवर्क में दिया हुआ मैंने, नहीं होगा तो बताना। अब 31 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, जिसका फर्स्ट पॉइंट है कैश 40,000 44,400, 31 हुई जिसका कैश। अब उसका जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडजस्टमेंट नहीं बोलना इसको, इनकम फॉर द पीरियड, ये रिपोर्टेड इनकम है। तो जब मैं बोलता हूँ क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है, क्योंकि हम तो पीएल से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का नाम है रिटेन्ड अर्निंग। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्या नेम्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग, और नहीं दिया हो तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सब उसी का नाम है, ठीक है, ओके।
उसके बाद नेक्स्ट फिर बिल्डिंग कॉस्ट 4000 विच वैल्यू वो समय पता है, बिल्डिंग कौन बनेगा, विदाई की 3 बातें वो करनी है हमें यहाँ पे, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है तो उसका कौन भी बनेगा, तो वो बन रहा है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन करंट ईयर का भी गिवन है, प्रोविजन कौन में आ जाएगा, क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद 5000 क्या हमने शेयर किए हैं, तो वो देखो शेयर कैपिटल कितने से बढ़ रही है, चेक करो शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज हो रही है, 8500 से, जबकि 5000 के हमने इशू किए हैं। इसका मीनिंग 3500 के और इशू है। वो कैसे हुए देखो, वो फिफ्थ पॉइंट है। कैश डिविडेंड 2000 एंड 3500 स्टॉक डिविडेंड वर डिक्लेयर। स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, वैसा आपको पता होना चाहिए। स्टॉक डिविडेंड, डिविडेंड इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। कई बार कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए पैसे नहीं होते, है ना, तो वो शेयर दे देते हैं। आपको पता है शेयर तो कंपनी ऐसे यूज करती है फ्री की चीजों, जैसे बोनस देना है शेयर दे दो, वेंडर को शेयर दे दो, शेयर है मतलब। जैसे मेरे पास नोट्स पड़े हैं, ठीक है, आप हमारा मोबाइल परचेज करता हूँ मैं आपसे, बदले नोट्स दूंगा, लेकिन मेरे लिए वो इजी हो गया ना, क्योंकि वो मेरे लिए इजी है प्रिंट आउट निकालना। मोबाइल के बदले में क्या नोट्स। अब आप बोलो सर पैसे दो, पैसे है नहीं मेरे पास नोट्स हैं, बताओ किस क्लास के चाहिए, +1 +2 बीकॉम किसके चाहिए नोट्स, मैं दे देता हूँ। अभी प्रिंट आउट चलाऊंगा निकल जाएगी, पूरे साल के नोट्स ले जाओ, बदले में मोबाइल। मेरे को बहुत ईजी है, क्योंकि कंपनी के पास प्रिंटर पड़ा है, शेयर्स निकालती रहती है वो, इसलिए शेयर्स को वो यूज करती है। अब यहाँ डिविडेंड देने के लिए शेयर यूज कर रही है, इट मीन कंपनी के पास लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए शेयर्स दे सकते हो। कहीं नहीं आएगी, इशू शेयर कैपिटल दिखा देंगे ना कि ये नॉन फंडेड है, देखो ना अकाउंट, इशू ऑफ शेयर कैपिटल में वो 5000 तो आ जाएगा, बाकी 35 हो ही आएगा, अकाउंट पूरा हो जाएगा। ये देखो ना, लिखेंगे ना, दिखाना तो है ही हमें, देखो, बट इट इज नॉट ए आउटफ्लो, 3500 का आउटफ्लो नहीं हो रहा। देखो इधर शेयर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं मैं, हम किसी भी का अकाउंट बना सकते हैं, क्या दिक्कत है। नेचर क्या शेयर कैपिटल की, लायबिलिटी। ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस बोल रहा हूँ, कितनी अमाउंट है, क्लोजिंग बैलेंस। अब इसके डिफरेंस को आप पता ना क्या आप एनालिसिस कर रहे हो, CID है, हो चुका जो होना था, अब तो ये ढूंढना है कि किसने की है, कब की है, कैसे की है ना। तो अब इसका गैप है, तो देखते हैं कैसे होते हैं। बाय बैंक 5000 के शेयर तो इशू है बाय बैंक, ये आपका इशू अगेंस्ट कैश हो गया। अब ये सोर्स बन जाएगा, ये फंड फ्लो में सोर्स साइड आएगा, ठीक है जी। 3500 रुपीज का आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया बाय डिविडेंड, ये सोर्स तो नहीं है, सॉरी ये आउटफ्लो तो नहीं है, तो ये शेयर कैपिटल अकाउंट में तो आके हमने पूरा कर दिया पैसा, ये 43,500 ऐसे बने हैं। इसमें से जो बाय बैंक है, देखो सामने बोर्ड पे, जो बाय बैंक है वो आउटफ्लो बन जाएगा, तो एप्लीकेशन साइड जाएगा, एप्लीकेशन। और जो ये डिविडेंड है ये एक्सपेंस है बस, चाहे हमने कैश पे नहीं किया, थ्रू शेयर्स किया है, एक्सपेंस तो है, तो पीएल एडजस्टमेंट कौन आएगा, पीएल एडजस्टेड कौन में आएगा, एडजस्टेड पीएल में मतलब का है ही वो क्राइटेरिया कि 2 जगह आएगा वो, तो हम इसका एप्लीकेशन, एक तो शेयर कैपिटल कौन में आ गया। इसका फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, पीएल में जाता है वो तो जाएगा जाएगा। आपने कैश पे किया है तो फंड फ्लो में जाओ, आपने कैश नहीं पे किया तो शेयर कैपिटल में आ गया। तो मैं फिर बोल देता हूँ, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है इसका कि डिविडेंड हमेशा एक्सपेंस होता है आपका, इसलिए प्रॉफिट में से तो माइनस हुआ होगा, हमें ऐड बैक तो करने करने। एडजस्टेड पीएल में बेटा देखो, जब आप एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाओगे, ये देखो एडजस्टेड पीएल में टू स्टॉक डिविडेंड तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंस तो है ही है 3500। अभी 2000 वाले डिविडेंड को भूल जाओ, वो तो आम डिविडेंड है, जैसे हम डिविडेंड पे करते हैं सब। और दूसरा ये तो पहला है, ये तो आने आने यहाँ पे एक और डिविडेंड है यहाँ पे, टू डिविडेंड पेड इन कैश। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो क्लियर है कि डिविडेंड कोई भी हो, कैश में दो या आप शेयर्स के दो या दुआएं दे दो किसी को उतने की,
पीएल में तो आएंगे एक्सपेंस तो है ना। दूसरा पॉइंट है कि अब ये गया कैसे है, क्या ये आउटफ्लो है, नहीं, तो फंड फ्लो में तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने पे तो नहीं किया, तो कहाँ जाएगा, अपने अकाउंट में जाएगा। इसके बदले मैंने कुछ तो दिया होगा, कैश दिया नहीं, तो क्या दिया, शेयर्स, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में लिख दो, मैं ऊपर लिख चुका हूँ बाय डिविडेंड, खत्म हो गया। तो डिविडेंड दो जगह जाना है, खत्म हो गया, एक पीएल में आ गया, दूसरा शेयर कैपिटल में। ठीक है, दूसरा डिविडेंड जो हमने कैश में पे की है वो पीएल में आ गया, और एक फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा एप्लीकेशन साइड। आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि डिविडेंड पीएल में तो आना ही आना है, उसके बाद उसका दूसरा ट्रैक क्या है, फंड फ्लो है या शेयर कैपिटल या कुछ भी, वो किस फॉर्म में देते हो वो डिपेंड है। आप डिवेंचर्स भी इशू कर सकते हो किसी को, उसके बदले में शेयर्स भी दे सकते हो, वो अपने अकाउंट में जाएगा। तो ये पॉइंट इसमें था, बाकी पूरा क्वेश्चन आपको आता है। अब हम क्लास में करेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, अलग बात है, पूरा क्वेश्चन करना है तो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अदरवाइज डू एज ए होमवर्क, सोल्यूशन से हम मैच कर लेंगे। एक मिनट, जो आपका 30th क्वेश्चन है उसमें कोई पॉइंट है आपको, वैसे तो स्टूडेंट का मुझे फीडबैक था कि हो गया, नहीं है। 30th क्वेश्चन में भी ई पॉइंट है, रिपोर्टेड इनकम, वो आपको इग्नोर करना है, हाँ, और रिटेन्ड अर्निंग पीएल का नाम है। तो 31 तक हमारा ओके, आप होमवर्क करो, 31 तक डाउट्स बताओ, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन कर, अब चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर है हमारा, जो क्वेश्चन करने वाला होगा तो इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, ओके एवरीवन, क्लास ओवर कर रहा हूँ।